सॉरी थोड़ा डिले के लिए। अभी हमारे स्पीकर आ रहे हैं 5 मिनट में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर नुपुर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया सर। That's good. That's good. नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया जी बढ़िया। आज सर कुछ बदलाव लग रहा है, आपने कुछ लग रहा है चेंजेस करे पीछे अपने। नहीं नहीं, आप अपनी तरफ अट्रैक्शन करना चाह रहे हैं मेरा, आप ठीक लग रहे हैं आप। सर आपने कह दिया था सीनियर्स की बात माननी पड़ती है। नहीं नहीं ऐसे ही, वो सिर्फ कहने के लिए था, वरना अब अच्छे हैं। अच्छे तो तब भी थे, लेकिन पहले अब ज्यादा अच्छे। सो नाइस सर, सो नाइस। मगर सर आपने ये बदलाव करे पीछे, कुछ जूम मीटिंग के अंदर आपने उसको ब्लर कर लिया है अपने बैकग्राउंड को। मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये तो सब कोई ना कोई ऑपरेटर है हमारा। हमसे कुछ नहीं आता। कोई सीख रहा है, आप सीख रहे हैं सर लग रहा मैं कुछ नहीं सीख रहा था, मैं तो बैठा हूँ आपके सामने बस। है। अभी स्पीकर का वेट कर रहे हैं हम। ही विल बी ज्वाइनिंग। ठीक है, किताब। बस 2 मिनट में हमारे साथ हमारे स्पीकर होंगे।
हमारे स्पीकर आ चुके हैं। वेलकम सर। सर, हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि क्लिनिक से बस निकला और सीधे इधर बैठा हूँ। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार यतेंद्र जी। नमस्कार। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर। नुपुर जी, आप सुन जी पा रही हैं? मुझे आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, यू आर ऑडिबल। आवाज़ आ रही है सर आपकी। थैंक यू। Thank you, sir. So, I, Dr. Nupur, Joint Secretary of DHMA, welcome you all to 338 webinar. सो जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि DHMA में 1932 में स्टेब्लिश हुआ था बाय डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर. He was first health minister of Delhi, contributing to homeopathy welfare. I welcome Dr. President ma'am, Dr. Shweta Singh, ma'am, to start the meeting. Thank you, Dr. Nupur. Yes, you can please proceed. And my greetings to all the participants who are present with us today. And a warm welcome to Dr. Gauri Shankar, sir, for joining us today. Welcome, sir. Over Thank to you, you, ma'am. Dr. Nupur. Yeah. Thank you, ma'am. Welcome, sir. थैंक यू जी, थैंक यू। कैन सर स्टार्ट? No, sir. Dr. Gauri Shankar is the founder of Samvedna Homeopathic Academic Program. He is conducting online organ and material medical courses, national and international, teaching national and international homeopathic doctors and students. He is the international and national speaker and having incredible grip on Organon of Medicine 6th edition. He is the renowned homeopath who has been running his practice as pure Hahnemanian homeopathy since 11 years in Lucknow, Uttar Pradesh. He pursued senior homeopathic research fellowship from HDRI, during which he contributed to homeopathic drug proven by testing three drugs on himself. He considered it. He considered his lifelong mission to serve humanity with the power of homeopathy, as a part of which he conducts the free health camps and seminar in different locations of the country. As a student proponent of the righteous knowledge of homeopathy, Dr. Shankar founded the Samvedna Homeopathic Program in 2012 and has ever since been a torchbearer for the thousands of young homeopaths. He is taking lecture on the basic and the practical understanding of organon of medicine. Welcome you, sir. Please थैंक यू start. सो मच मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुपुर, डॉक्टर श्वेता। आप सभी डॉक्टरों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आज आप लोगों ने ऑर्गेनन पे एक लेक्चर रखा है। मेरे पास करीब 15 दिन पहले बॉस का फ़ोन आया, डॉक्टर दीपक बॉस का, कि सॉरी एक क्लास है ऑर्गेनन पे जो तुमको लेना है। मैंने कहा बिल्कुल बॉस, आप जब कहिएगा। और फिर धीरे 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 हम लोग आज वो दिन है जिस दिन हम ऑर्गेनन की क्लास के लिए रेडी हैं हम लोग। सो लेट मी इंट्रोड्यूस लिटिल बिट मोर अबाउट माई सेल्फ। लखनऊ से मैंने अपनी पढ़ाई करी है और ऑर्गेनन का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो लगभग
15 साल से है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही मैं ऑर्गेनन में मेरी रुचि थी और मैं ऑर्गेनन लोगों को पढ़ाया, स्टूडेंट को पढ़ाया, और आज आज लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनन एक एफोरिज्म से लेके 91 एफोरिज्म तक पूरा का पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करके जा चुके हैं। तो आज क्लास ऑर्गेनन पे है, आज क्लास फिलॉसफी पे है। तो आज की क्लास का 2 एस्पेक्ट होगा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहला एस्पेक्ट होगा कि ऑर्गेनन क्यों जरूरी है, ऑर्गेनन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, और दूसरा एस्पेक्ट होगा कि ऑर्गेनन के इस्तेमाल से आप कैसे अपने क्लिनिक में पेशेंट को एफोरिज्म वाइज, आप एफोरिज्म का इस्तेमाल करके, आप ऑर्गेनन के अप्रोच का इस्तेमाल करके कैसे पेशेंट को कंप्लीटली रिकवर कर सकते हो, और ये सब कुछ ऑर्गेनन में लिखा हुआ। तो हम उस टॉपिक पे आज बात करेंगे और पूरा का पूरा क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऑर्गेनन अपने आप में होम्योपैथी की परिभाषा है। अगर आप सच्चे डॉक्टर हैं और अगर आप होम्योपैथी से मैक्सिमम लेना चाहते हैं, देखिए होम्योपैथी से मैक्सिमम लेने का मतलब जिसके लिए होम्योपैथी बनी, जो विजन हनीमैन साहब का था होम्योपैथी को लेके, उस विजन को अगर आपको समझना है, उसको प्रॉपर तरीके से परसीव करना है, तो बिना ऑर्गेनन के अंडरस्टैंडिंग के नहीं। आप 2 4 10 केसेस ठीक कर ले जाओगे, लेकिन जब तक ऑर्गेनन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनन की ग्रिप आपके प्रैक्टिस में नहीं होगी, तब तक आप होम्योपैथी बेस्ट तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम 2 एस्पेक्ट दिखाएंगे आप लोगों को। ऑर्गेनन बेसिक नॉलेज क्या है, क्यों ऑर्गेनन आया, ऑर्गेनन आने के पीछे क्या रीजन था, कैसे होम्योपैथी बराबर ऑर्गेनन है। क्योंकि यही एक चीज है, जैसे अभी आप सब लोग धर्म पे विश्वास रखते हैं, तो एक 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 बहुत अच्छा सा कोटेशन है, एक राइटर का किताब पढ़ रहा था, उसमें हनुमान चालीसा का पहला लाइन लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो यहाँ पे ज्ञान और गुण को बहुत अच्छे से उस राइटर ने एक्सप्लेन किया कि ज्ञान अलग होता है और गुण अलग होता है। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और गुण का मतलब होता है उस नॉलेज को ह्यूमैनिटी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे यूज किया जाए। तो ये जो नॉलेज है हमारा, मटेरिया मेडिका का नॉलेज है, रिपोर्टरी का नॉलेज है, पीएम एसपीएम पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। अब उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है ह्यूमैनिटी के लिए, वो गुण है। और वो गुण को, एक क्वालिटी ऑफ फिजिशियन को, जब तक आप ऑर्गेनन के थ्रू उसको नहीं समझोगे, यही अंतर था हनीमैन साहब में और बाकी के डॉक्टरों में। और ये हमारे लाइफ में भी होता है, लाइफ में भी होता है। केवल ज्ञान, दैट मीन्स पावर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। और ऑर्गेनन में होम्योपैथी का इस्तेमाल कैसे किया जाए हर केस में, चाहे एक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे वो सीडो क्रॉनिक हो, आर्टिफिशियल क्रॉनिक हो, मियास्मेटिक डिजीजेस हो, वन साइडेड मेंटल हो, इंटरमिटेंट डिजीजेस हो, इन सब में अलग अलग अप्रोच है, एक अप्रोच नहीं है सर। हर केस का अप्रोच अलग है। मैं अगर समय अलाउ करेगा तो मैं आपको 1 2 केसेस दिखाऊंगा, उसके अप्रोच के हिसाब से बात करूंगा। चुटकी में दवाई निकलती है सर, और पेशेंट वही ठीक होके जाता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग केवल ऑर्गेनन के थ्रू आएगी। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनन पे हम बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा उसका प्रैक्टिकल पार्ट लेंगे। तो चलिए एक छोटे स्लाइड्स के थ्रू हम समझते हैं कि ऑर्गेनन की जरूरत क्यों है, ऑर्गेनन क्या है, आखिर ऑर्गेनन का बेस क्या था। वो चाहते तो प्रैक्टिस कर सकते थे ना, मेडिसिन लिख दिया, मेडिसिन के अलावा कुछ और, मटेरिया मेडिका, रिपोर्टरी, फार्मेसी, बहुत कुछ है हमारे पास। देन व्हाई ऑर्गेनन, व्हाई ऑर्गेनन। तो ये क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे हम लोग। व्हाई ऑर्गेनन, इस पे बात करेंगे, क्यों ऑर्गेनन जरूरी था, क्या कारण था ऑर्गेनन लिखने का मास्टर हनीमैन का। और एक बार नहीं लिखा, 6 बार लिखा, 6 बार। एक बार लिखा, उसको इंप्रूव किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 बार। एक इंसान अपनी जिंदगी में 6 बार किसी चीज को इंप्रूव करता है, दैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए
डॉक्टर निपुर, मुझे एडमिन बना दो तो मैं शेयर कर लूँ, मतलब अपने शेयरिंग से मैं यहाँ से शेयर कर पाऊँ। जी सर, जी सर। एडमिन या होस्ट बना दीजिए मुझे तो। होस्ट बना रहे हैं सर आपको। तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को होम्योपैथी के इवोल्यूशन में लेके चलते हैं। देखो फिलॉसफी की क्लास है तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दूसरे पार्ट में होगा, इसको समझिएगा दिल से, और रियलाइजेशन का पार्ट है ये। हम लोग होम्योपैथी में ऑर्गेनन को बहुत इग्नोर करते हैं। तो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, इसके बिना होम्योपैथी नहीं आएगी सर, चाहे कोई कितना भी दावा कर ले। ऑर्गेनन केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं है सर, ऑर्गेनन आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी चेतना को भी जागृत करता है। इट्स अ वंडरफुल किताब। आज तक जिंदगी में मैंने जो भी किताब पढ़ी है सर, इस किताब से अच्छी, इसमें सब कुछ मिलेगा, एक एक चीज मिलने वाला है। तो चलिए, मैं आपको अभी होस्ट नहीं बनाया, तभी जब हम सर बस बना रहे हैं, सब थोड़ा नेटवर्क इशू है। आप बना दो, ठीक है। तो ऑर्गेनन समझेंगे हम लोग। जब आप ऑर्गेनन को समझिएगा सर, जब उसको फील करिएगा, तो ऑर्गेनन केवल राइटिंग नहीं है कि एक डॉक्टर ने लिख दिया। ऑर्गेनन इज अ फीलिंग ऑफ मास्टर हनीमैन। उनके शब्दों को जब आप समझेंगे तो उनकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। जहां डांटना है वहां डांटा है। डॉक्टर गौरी शंकर, दीपक हियर, आप को होस्ट बन गए भाई। स्टार्ट करो। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का इनक्रेडिबल लेक्चर। स्टॉप है ये डेली क्लास। सारे फोल्डर खोल लेता हूँ एक साथ। तो पढ़ती रहेगी। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। दिख रहा है सर? मेरा बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल ना? यस सबसे सर। पहले थैंक यू। सबसे पहले ट्रिब्यूट टू दिस वंडरफुल मैन। इन्होंने, मैं इतना ही बोलूंगा कि ऐसे लोग जन्म नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों का अवतार होता है। इनके एफर्ट से हम सबकी चेतना और मरीज की जिंदगी बच रही। ये हमारे मम्मी पापा हैं। देखिए, बस यहाँ पे बस एक चीज आपको देखना है। यहाँ पे कोटेशन है, धर्मो रक्षति रक्षक। इसका मतलब होता है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसको अगर हम कोरिलेट करें अपने होम्योपैथी से, तो क्या लिखा है? इफ वी सेव होम्योपैथी देन होम्योपैथी सेव्स। ये छोटा सा लाइन है, हमने वहां से सिमिलैरिटी लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे ही होम्योपैथी की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इफ वी सेव होम्योपैथी देन होम्योपैथी सेव अस। सो बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वी सेव होम्योपैथी, या हाउ वी सेव एनी पर्सन, या एनी सब्जेक्ट जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक ही जवाब है सर, उसकी जानकारी लें।
अगर हमें अपने मोबाइल की सुरक्षा करनी है तो मोबाइल की जानकारी चाहिए, उससे बेस्ट लेना है तो उसकी जानकारी चाहिए। तो अगर आपको होम्योपैथी को बचाना है ना सर, तो को होम्योपैथी को बचाएंगे ना सर, तब जाके होम्योपैथी से आप बेस्ट ले पाएंगे। और होम्योपैथी बचेगा कैसे? उसके बेसिक सब्जेक्ट को वैसे ही रख के जैसा कि वो है। आजकल तमाम अल्टरेशंस होम्योपैथी में हो रहा है। और आपने ना देखा, तमाम मेडिसिन, तमाम फॉर्मूला जो होम्योपैथी के नियम से हटके है सर। इससे कुछ नहीं होने वाला सर, इससे केवल होम्योपैथी का नुकसान होगा। तो आपको होम्योपैथी बचाना है सर। क्या दोगे सर आप अपने आने वाले जनरेशन में, अगर आपने होम्योपैथी बचाई नहीं? और ऑर्गेनन की नॉलेज को समझना और उसे समझ के लोगों को, स्टूडेंट को बताना, असली होम्योपैथी को आप बचा उसी से सकते हो। अब देखो, एक बहुत अच्छा सा एक पिक्चर यहाँ पे है, और इस पिक्चर की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ जाएगी अगर इसको समझो। लिखा है वे ऑफ सिमिलिमम। सिमिलिमम निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखो, आपको एक लॉक दिख रहा होगा, ठीक? अब इस लॉक में कितने ताले लगे हैं? इसमें कितने ताले हैं? 6 ताले हैं। और 6 तालों की अलग अलग चाबी है, और किसी एक चाबी से इस ताले को खोला जा सकता है। इतने ब्यूटीफुल तरीके से तालों को अरेंज किया गया है। और यही हाल होम्योपैथी का है। हर इंसान होम्योपैथी को अपनी चाबी के हिसाब से खोलना चाहता है, और खुल भी जाता है। लोग ठीक भी हो जाते हैं। कोई मेंटल देख के देखता है तो भी ठीक होता है, कोई फिजिकल लेता है तो भी ठीक होता है, कोई पिक्यूएस लेता है तो भी ठीक होता है। हर तरीके से लोग ठीक होते हैं। सबका तरीका अलग अलग है, और सब जस्टिफाइड भी है सर। लेकिन आपको उस तरीका जस्टिफाइड अपने तरीके से नहीं करना है। क्या वो तरीका होम्योपैथी के हिसाब से जस्टिफाइड है? क्या वो तरीका ऑर्गेनन के हिसाब से जस्टिफाइड है? और ये आपको समझना, और ये बिना ऑर्गेनन के अंडरस्टैंडिंग के नहीं है। और यही हाल आज हमारे होम्योपैथी के बीच। सब अपने अपने हिसाब से होम्योपैथी कर रहे हैं सर, और सब सही कर रहे हैं। लेकिन कोई अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि मैंने सही किया तो ऐसे किया। जस्टिफिकेशन रिजल्ट के हिसाब से नहीं होता है सर, जस्टिफिकेशन प्रिंसिपल और फिलॉसफी के हिसाब से होता है। सिम्टम हटाना बीमारी नहीं, सिम्टम हटा देना बीमारी का इलाज नहीं है सर। हमने हमने किसी को फीवर हुआ, सिम्टम हट गया। अगर केवल सिम्टम हटाना होम्योपैथी होता तो होम्योपैथी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे बात करेंगे हम। सिम्टम तो आयुर्वेदा में भी हटता है सर, एलोपैथी में भी हटता है, यूनानी में भी हटता है, सिद्धा में भी हटता है। तो क्यों होम्योपैथी? सिम्टम हटाना होता तो एमबीबीएस एमडी थे, सिम्टम ही हटा रहे थे। क्यों सेटिस्फाइड हुए? क्या रीजन उनके पीछे था? आखिर वो कौन से बेसिक बुनियादी सवाल थे जिस सवाल ने हनीमैन साहब को पूरी की पूरी एलोपैथी छोड़ने पे मजबूर कर दिया? वो सब कुछ आपको जानना है। केवल ताला खोलने से मतलब नहीं है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और ये स्पेसिफिक अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरीके, और जस्टिफाइड ऑर्गेनन से होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनन। ऑर्गेनन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऑर्गेन इतना वास्ट है कि इसको 1 घंटे 1.5 घंटे में नहीं बता सकते हम लोग। इसको समझने के लिए हनीमैन साहब ने इसको पूरी जिंदगी समझा। फिर मियाजन समझना पड़ा तो 12 साल मेहनत और करी। तो एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। बस मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा कि क्यों ऑर्गेनन पढ़ने की जरूरत है। और जगह अभी मेरे हर जगह क्या होता है, हमने बिफोर दिखाया, हमने आफ्टर दिखाया, हमने केस दिखाया, हो गया। ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ हमारे पास है, हम दिखा भी सकते हैं। लेकिन क्यों उस दवाई को दिया गया, किस बेस पे दिया गया, आपके ऑर्गेनन में किस एफोरिज्म ने उस सिलेक्शन को जस्टिफाई किया, क्या रीजन था इसके पीछे, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। तो
तो देखिए लिखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनन। अब आपको अगर आगे बढ़ना है तो एक वर्ड लिखा है सर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारा ईगो है सर जो लिखा हुआ है, इसको हम छोड़ नहीं पाते। क्या? लेट्स बी अनप्रेजुडिस। ये वर्ड समझना पड़ेगा सर। ऑर्गेनन में हनीमैन साहब ने इसे 6th एफर्जम में लिखा, अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर। अगर अरेंज करना पड़े ना ऑर्गेनन हमें, तो सबसे पहले मैं ये एफर्जम लिखूंगा 6। पहले आपको अनप्रेजुडिस होना, अनबायस्ड होना। बीइंग प्रेजुडिस मींस बीइंग इगोस्टिक सर। सिंपल सा फंडा है। जिंदगी में भी आपका ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बीमार हैं, या फिर हमारे संबंध खराब है, या फिर हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर आप फिलोसफिकली उस एक कंडीशन के पीछे जाओगे ना सर, तो आपको प्रेजुडिस बिहेवियर दिखेगा। आप किसी एक चीज को मान चुके हो वैसा जैसा वो है नहीं, या आप वहां से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। जब हम 6th एफर्जम पे जाएंगे तो बोला हनीमैन साहब ने, द होम्योपैथिक फिजिशियन ओनली नोटिस द डेविएशन फॉर द फॉर्मर हेल्दी स्टेट टू नाउ डिजीज इंडिविजुअल। कहा हमें डेविएशन पे ध्यान देना है बस। हेल्थ एक स्टेट है, बीमारी एक स्टेट है, एक अवस्था है जो चेंज हो जाएगी, और हमें उस चेंज पे ध्यान देना है, ना कि किसी और चीज पे। पूरा का पूरा केस टेकिंग, पूरी की पूरी होम्योपैथी चेंज डिस्पोजिशन लेने पे है। आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज डिस्पोजिशन पे होना चाहिए, और डिस्पोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब वो ले हम तो अनप्रेजुडिस रहे। ऑर्गेनन होम्योपैथी हमें यह बताता है सर कि कोई भी प्री डिसाइडेड मेडिसिन नहीं होती किसी पेशेंट की। कोई भी प्री डिसाइडेड मेडिसिन नहीं होती, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई भी नंबर नहीं होते। केवल और केवल आपको अनप्रेजुडिस होके उस एक स्टेज का एक पोर्ट्रेट बनाना है, और आपका प्रिस्क्रिप्शन केवल और केवल उस पोर्ट्रेट के हिसाब से होगा, ना कि आपके प्लेजर के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से। इवन हनीमैन यहां तक कहते हैं 168 में 166 65 कि कभी कभी लगता है कि दो दवाई है, शरीर पे अलग और मन पे अलग, और हम क्या करते हैं, दोनों दवाई को एक साथ दे देते हैं। कहते हैं ये नहीं करना है, आपको उस वक्त वही देनी है जो ज्यादा सुटेबल हो, और ये भी एक तरह का प्रेजुडिस बिहेवियर। तो अगर आपको ऑर्गेनन समझना है सर, होम्योपैथी समझनी है, तो सबसे पहले आपको अनप्रेजुडिस होना पड़ेगा। कोई भी केस एक सा नहीं होता, यही समझाया है। उसके लिए बोला डिस्पोजिशन पकड़ो। डिस्पोजिशन का मतलब एक पेशेंट अगर एक बीमारी से, एक पेशेंट जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को पीसीओडी हो गया सर, अब पीसीओडी के 5 मरीज हैं आपके, पांचों मरीज अलग अलग मैनिफेस्टेशन देंगे एज पर होम्योपैथी। बीमारी एक है, ऑर्गन भी स्पेसिफिकली एक ही है। उस बीमारी के 80-90% पैथोलॉजिकल कंडीशन एक है, लेकिन उस बीमारी में बंदा अलग अलग मैनिफेस्ट करेगा, और उसी मैनिफेस्टेशन को अनप्रेजुडिस होके पकड़ने की कला हनीमैन साहब ने दी, और उसको बहुत ब्यूटीफुली केस टेकिंग में बताया कि आपको कैसे और क्या क्या ध्यान देना है। ये ऑर्गेनन बताता है। तो चलिए थोड़ा पीछे ले चलते हैं हम आपको। आज थोड़ा आपको 200 साल पीछे लेके चलेंगे हम, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि व्हेन होम्योपैथी इन्वेंटेड एंड व्हाई। ये बड़ा सवाल है सर, आज इस सवाल को समझना पड़ेगा। जो भी उठता है सर सब कहता है होम्योपैथी सीडोस है। अभी देखा होगा एक डॉक्टर साहब लीवर वाले थे, लीवर डॉग, सुना आप लोगों ने उनके बारे में? लीवर डॉग, अच्छा तो कैमरा ऑन ही नहीं किसी का। लीवर डॉग के बारे में सुना? एक मैसेज आया था कि एक डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी को बहुत बुरा भला बोला, का होम्योपैथी बेकार है, सीडो साइंस है, कुछ नहीं है, ये एल्कोहल देते हैं, ये क्या देते हैं कोई पता नहीं है। कभी सुनिएगा लीवर डॉग करके, अभी उन पे केस हुआ रायबरेली में, बहुत बुरा। मतलब हनीमैन साहब के बर्थडे के दिन उसने एक ऐसा वीडियो जारी किया जो
बहुत ऑफेंसिव वीडियो था होम्योपैथी को लेकर, और ऐसे वीडियो हमेशा से रहे हैं सर। ये केवल लीवर डॉग की बात नहीं है सर, ह्यूफलैंड ने भी यही किया, डॉक्टर हेरिंग्स ने भी यही किया। तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने हमेशा होम्योपैथी को कहा कि ये सीडो साइंस है, बेकार साइंस है, इसमें कुछ नहीं होता। ऐसे लोग बोलते आया, सदियों से होता आया ऐसा। इतने इतने परेशानी के बावजूद भी आज हम दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी पैथी है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या झूठ है वो? और झूठ भी है सर, तो कोई झूठ 200 साल से चलता है। 10 दिन में झूठ पकड़ा जाता है, हम 200 साल से वहीं टिके हुए हैं। ऐसा क्यों है उसको समझिएगा, क्योंकि होम्योपैथी पूरी की पूरी सच पे आधारित है। एक भी होम्योपैथी का एक भी मेडिसिन, होम्योपैथी का एक भी ऑर्गेनन का एफोरिज्म हाइपोथेसिस नहीं है सर, सब कुछ एकदम सच है, और सच है तो ही टिके हुए, नहीं तो आसपास आप देख लीजिए कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आज हम टिके हैं। और टिके ही नहीं है सर, दूसरी सबसे बड़ी पैथी है। Why? Because we all are based on truth. सच्चाई है सर। आप लोगों को वाक्य याद है कि नहीं है, मैं चलिए याद दिलाता हूँ। जब हनीमैन साहब बहुत ग्रो कर रहे थे, उस वक्त उस जमाने के जितने लोग थे उन्होंने कहा कि हनीमैन पता नहीं कौन सी बात कर रहा है और इनकी बात लोग सुन रहे हैं, तो इनको नीचा दिखाया जाए। उस समय सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर थे डॉक्टर हेरिंग्स, जिनको एक काम दिया गया कि आप जाइए डॉक्टर हनीमैन के खिलाफ बोलिए। डॉक्टर हेरिंग्स हनीमैन के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए। एक रूब्रिक है हमारे यहाँ क्रिटिक्स, और एक रूब्रिक है सिलेंडर्स डिस्पोजिशन। और जब रिपोर्टरी में जाएंगे तो 2 रूब्रिक मिलेगा, क्रिटिक्स या क्रिटिकल सेंसोरियस, और एक है सिलेंडर डिस्पोजिशन। 2 लोग होते हैं सर जो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। एक वो जो सिलेंडर्स होते हैं, इनको हम लोग चापलूस बोलते हैं। वो लोग होते हैं जो किसी को समझते नहीं है और उसकी टिप्पणी कर देते हैं लोगों। क्रिटिकल सेंसोरियस लोग वो होता है जो पहले आपको देखेगा, जानेगा, समझेगा, तब आप पे टिप्पणी करेगा। जैसे फिल्मों में क्रिटिक्स होते हैं ना, तो क्रिटिक्स कौन होता है? जो पहले आपको समझता है। तो हेरिंग्स साहब को भेजा गया, डॉक्टर हेरिंग्स ने कहा कि ठीक है, भले ये गलत हो, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सिनकोना खाने से फीवर होता है, रिगर्स जैसे सिम्टम आते हैं, तो चलिए इनके खिलाफ कुछ बोलने से पहले सिनकोना खा के देखते हैं। एक एपिसोड उन्होंने सिनकोना लिया, सेम जो हनीमैन साहब ने लिखा था वैसे सिम्टम हेरिंग्स को आए। हेरिंग्स साहब को लगा कि हो सकता है इत्तेफाक हो, 2 बार चेक किया उन्होंने, दूसरे बार भी सेम एग्जैक्टली वैसे सिम्टम आए। फिर उनको लगा कि ये गलत नहीं है, और उन्होंने हनीमैन साहब के बारे में लिखा कि होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन नेचुरल साइंस एंड दिस मेडिसिन इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। और ऐसा लिख के उनको बोला कि नहीं, होम्योपैथी में जो ऑर्गेनन में जो हनीमैन साहब बोल रहे हैं वो सच है। और फिर आपको पता होगा, पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे, तो वो सर्जन थे, उनकी उंगली में गैंग्रीन हो गया, और फिर वो तमाम एलोपैथिक सर्जन से मिले, सब ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी। उनका एक होम्योपैथिक दोस्त था, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने उनको आर्सेनिक दी थी, और आर्सेनिक से उनका गैंग्रीन ठीक हो गया, और तब से वो होम्योपैथी में आ गए। और उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन फिलॉसफी दिया, बेहतरीन एक रूल्स दिया उस समय, और वो रूल्स आज होम्योपैथी की पहचान है। इट्स कॉल्ड हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर। साइंटिफिक, मतलब अगर हम मरीज को ठीक कर रहे हैं तो वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे मरीज ठीक होगा, वो हेरिंग्स ने दिया, और वो अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन है उनमें। तो दवाई कौन सी मिली जी? आर्सेनिक। आर्सेनिक कैसा होता है? आर्सेनिक चापलूस होता है कि क्रिटिकल सेंसोरियस होता है? तो वो पर्सनालिटी थी जिसपे दवाई काम करी और उसने उनकी जिंदगी बदल दी। ऐसे तमाम लोगों के साथ होता है, लेकिन ये तब होगा जब आप पहले समझोगे कि ये साइंस क्यों आई। हनीमैन साहब के मन में वो कौन से बुनियादी सवाल थे
जिन्होंने इस साइंस की, इस फाउंडेशन की नींव रखी, उनके दिमाग में नहीं था सर कि हम बहुत बड़ा होम्योपैथिक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, सिंपल एक फिलोसॉफिकल बुक लिखा, मेडिसिन दी और कहा कि ठीक है, ऐसे भी एक रास्ता हो सकता है, और आज होम्योपैथी का विकास इतना हो गया। तो देखिए, ये पॉइंट है कि व्हेन एंड व्हाई। कुछ नहीं करना, थोड़ा पीछे चलना हम लोगों को। लिखा है कि व्हेन वी थिंक ऑफ होम्योपैथी, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, वो सिचुएशन देखते हैं, वो सिनेरियो देखते हैं जिस सिनेरियो में होम्योपैथी आई। आज तो हम भी फिर भी मजबूत कंडीशन में, आज तो हमारे बहुत कुछ है, आज कोई कुछ बोलेगा तो दिखाने को बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन जब हनीमैन साहब बोल रहे होंगे तो क्या था उनके पास दिखाने के लिए? केवल सच्चाई थी सर। सच से अगर सच होता है ना सर, तो वो देर लगे लेकिन आज नहीं तो कल हम उस कंडीशन में आज जरूर जाते। When we think of homeopathy by Samuel Hahnemann, we go back to a period about 250 years, लगभग 200-250 साल पीछे चलना है। अब आप जाइए इस इतिहास में, देखिए कि वो समय क्या था। It was a period when the intellectual were groping in darkness. ये वो समय था सर जहां पे आप नई चीज नहीं बोल सकते। सुकरात ने बोला, वो सुकरात का समय था, क्या मिला उनको? गैलीलियो ने बोला, क्या मिला उनको? और लगभग इसी समय हमारे यहाँ क्या था सर? सती प्रथा। लॉजिक और इंटेलिजेंस का कोई मतलब ही नहीं था उस समय। क्या रूल करता था? सुपरस्टिशियसनेस, सुपरस्टिशन एंड स्पेकुलेशन वेयर रूलिंग द माइंड ऑफ मैन। वो जमाना था जहां पे अंधविश्वास, स्पेकुलेशन पूरी दुनिया पे, ट्रेडिशन वेयर फॉलोइंग ब्लाइंडली। लीच लगा दो, काट दो, सर्जरी कर दो, और आज भी ये चल रहा है सर। ट्रेडिशन वेयर following blindly, orthodoxy was heightened in all sphere. Anybody who differ or defied the authority had paid to price in the form of social boycott or exile. जो आप देखिए, मैं तमाम नाम लिया आपको, सती प्रथा था, गैलीलियो थे, सुकरात थे, उस जमाने के जो लोग थे, अगर उन्होंने कुछ अलग बोला लीग से हटके, सोशल बाइकआउट कर दिया जाता था या तो मार दिया जाता था। हनीमैन साहब के साथ ये नहीं हुआ। सोचिए ऑर्गेनन कितने दूर, मतलब लैप्सिक, कोथन 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 पेरिस, एक इंसान 6 जगह घूमता है। लैप्सिक गया, कोथन गया, फिर कोथन में रहे, फिर कोथन में रहे, फिर पेरिस में रहे, भटकते रहे। क्योंकि उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा डेयर टू बी वाइज। हम बोलेंगे जो सच है, हम बोलेंगे। और प्लीज सर, आप लोगों से आग्रह है, होम्योपैथी की बात करिएगा, फिलॉसफी की बात करिएगा, ऑर्गेनन की बात करिएगा, डरिएगा नहीं। क्योंकि अभी बोला कि अब जब तक आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। अगर होम्योपैथी को सेव करना है तो जानना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनन की समझनी पड़ेगी। देखिए सर, नेक्स्ट करते हैं हम उसको। उस जमाने को थोड़ा समझते हैं। हनीमैन साहब ने हम लोगों को पहले एफोरिज्म में क्या बोला सर? बोला द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज व्हाट? रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट रिटर्न। पहला एफोरिज्म उन्होंने ऐसे बोला, और उस समय के स्पेकुलेशन को बताया भी। एफोरिज्म 1 के फुटनोट में बहुत क्लियरली मेंशन किया उस समय जो चल रहा था। और सर, आज से 200 साल जो पहले था, आज भी वो चल रहा है, आज भी नहीं बदला सर। क्योंकि वो हमेशा उनका, वो अपने प्रिटेक्स्ट को, अपने राइटिंग को बहुत अच्छे से इमिटेट करते हैं सर। और हम एक दूसरे का टांग खींचते हैं सर। हम नकल नहीं करते सर एक दूसरे की। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ये। कोई भी ऑर्गेनन को कुछ बोल के चला जाएगा,
कहेगा ऑर्गेनन की जरूरत नहीं है, कोई फिलोसफी को बोल देगा, कोई रिपोर्टरी का मजाक उड़ा देगा, कोई होम्योपैथी का मजाक उड़ा देगा। आप एक साथ खड़े नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आप में अपने साइंस के प्रति डेडिकेशन है ही नहीं। डेडिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ऑर्गेनन नहीं पढ़ा है। ऑर्गेनन आपकी चेतना जगाएगा सर। होम्योपैथी से आपको इतना लगाव होगा, इतनी बेहतरीन बेहतरीन बातें लिखी है इसमें कि आपको अपने साइंस पे गर्व होगा। ऐसी दुनिया में साइंस ही नहीं है सर, पूरे दुनिया में नहीं ऐसी साइंस है। होम्योपैथी इज द ओनली साइंस, एक ऐसी साइंस है सर जो मटेरियल इवेंट का डायनेमिक कंफर्मेशन है सर। डायनेमिक कंफर्मेशन है। एक ऐसी दवाई जो इमोशन पे चलती है सर, एक ऐसी दवाई जो रिलेशनशिप को देख के दवाई दे सकती है सर। आपके विल, आपके मोरल, आपके इंटेलेक्ट को समझने की कैपेसिटी किसी एक मेडिकल साइंस में है तो होम्योपैथी में सर दुनिया की किसी साइंस में नहीं। अकेली ऐसी साइंस है जिसका प्रिंसिपल आज तक नहीं बदला सर। हम अकेले ऐसे पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में हम अकेले ऐसे साइंस को कैरी करते हैं सर जो नेचर्स लॉ पे काम करता है, जो यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है, वो लॉ जो कभी चेंज नहीं हो सकता। बिगेस्ट एग्जांपल है सर कोरोना का ले लो सर। क्या किया इन लोगों ने? क्लोरोक्विन से लेके आइवरमेक्टिन से लेके रेमडेसिविर से लेके वैक्सीनेशन तक हर दिन दवाई बदली, हर दिन बैन किया गया। ऐसे ले लो सर, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक टू फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक सब बैन हो गया सर। क्या आपका लाइकोपोडियम बैन हुआ? क्या आपका कल्केरिया बैन हुआ? आज से 200 साल पहले जिस इंडिकेशन पे हनीमैन साहब को रिजल्ट मिले थे, हमें भी आज उसी इंडिकेशन पे रिजल्ट मिलते हैं सर, और हमको कहते हैं हम आउटडेटेड है। हर दिन उनको बदलना पड़ता है अपना साइंस, हर दिन उनको प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ता है। हम तो आर्सेनिक तब से दे रहे हैं सर जब से हनीमैन दे रहे हैं। आपने आर्सेनिक चेंज किया और आप मुंह बना के आई एम द ओल्ड मैन, आई एम द ओल्ड साइंस, कुछ है ही नहीं हमारे पास। सर हम लेटेस्ट हैं, हम अल्ट्रा मॉडर्न हैं। जिस दिन वो इमोशन परख नली में लेके आ जाएंगे सर, केवल होम्योपैथी जस्टिफाई होगी। और आज भी पेपर, मीडिया, आज वो जो बात करते हैं सर, वो बात हनीमैन साहब 200 साल पहले बोल के चले गए। जितना मेडिकल साइंस एडवांस होगी उतना केवल होम्योपैथी जस्टिफाई होगी, ये वादा है मेरा आपसे। लेकिन ये विजन तब आएगा जब आप ऑर्गेनन पढ़ोगे। विजन ही नहीं आएगा सर, आपको बेकार लगेगी साइंस। ये जब मैंने आज से 15 साल पहले ऑर्गेनन पढ़ाना शुरू किया तो लोग कहते थे कि ऑर्गेनन में नींद बहुत आती। मेरा वादा था उनसे कि हम रात को पढ़ाएंगे ऑर्गेनन और किसी को सोने नहीं देंगे। और आज 5 साल से मेरी क्लास चलती है सर, रात को 10 से 11 कोई नहीं सोता है। 100 यहाँ तो 16 लोग सर, ये होम्योपैथी के प्रति प्रेम है आपका। वहां हाउसफुल क्लास होता है, 100 लोग जुड़ते हैं और 12:30 बजे तक क्लास चलता है। कभी कभी कोई नहीं सोता है सर। ये होम्योपैथी की आत्मा है सर, जो उस समय हो रहा था। चलिए लेट्स कम बैक टू क्लास। तो जो हो रहा था उस समय हनीमैन साहब ने उसको बहुत हूबहू इस फुटनोट 1 में एक्सप्लेन किया। देखिए हमारा मिशन क्या है? रिस्टोर द सिक। हमें मानवता की सेवा करनी है सर, हमें उसको ठीक करना है सर। और ठीक करने के लिए कोई जो नहीं कि दवाई ही दो, प्रेम से बात भी कर लोगे ना सर तो ठीक हो जाएगा। देखिए कहते हैं हिज मिशन इज नॉट, हिज का मतलब हम डॉक्टरों के लिए कह रहे हैं कि हिज मिशन इज नॉट however to construct so called system by interviewing empty speculation and hypothesis। फर्जी का इन्वेस्टिगेशन, फर्जी का सिस्टम बना दिया। concerning the essential nature of the vital processes and the mode in which disease originated in invisible interior of the organism। कह रहे हमारा मिशन ये नहीं है कि हम सिस्टम बनाएं, हम स्पेकुलेशन दें, हम हाइपोथेसिस दें, बीमारी कैसे आई, कैसे घुसी, किसको इन्फेक्ट किया, किस ऑर्गन पे गई, ये सब जानना जरूरी है। लेकिन अंदर कैसे क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है।
लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसका मैनिफेस्टेशन क्या है। जो दिख नहीं रहा है उस पे जाने का नहीं है सर। और इसको बहुत अच्छे से एनिमे साहब ने कहा, सीसेट इफेक्टस सीसेट कॉजा। पढ़िएगा सर, एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट हनीमैन साहब के द्वारा दिया गया, सीसेट इफेक्टस सीसेट कॉजा, क्योंकि कॉज ही बीमारी का कारण है। कॉज को हटाने के कई लोगों ने कई फिलॉसफी दिए, सबसे सटीक फिलॉसफी देने वाले मास्टर हनीमैन थे, का इफेक्ट को हटाओ कारण हट जाएगा, और जस्टिफाई भी किया। ह्यूफ्लेन ने इस बात पे उनको तंज भी कसा, तो ह्यूफ्लेन का उन्होंने बहुत कायदे से उनको समझाया फुटनोट नंबर 5, मौका मिलेगा तो चलेंगे। तो हनीमैन साहब कहते हैं कि ये काम नहीं है हमारा, वेयर ऑन सो मेनी फिजिशियन। हेथर्डो एक ऐसा वर्ड है सर, देखिए ये जो वर्ड है हेथर्डो, ये पूरे ऑर्गेनन में मिलेगा आपको। इसका मतलब होता है टिल नाउ। जब ऑर्गेनन पढ़ोगे या हनीमैन साहब की राइटिंग से पढ़ोगे तो ये वर्ड बहुत मिलेगा, हेथर्डो हेथर्डो हेथर्डो। इसका मतलब होता है टिल नाउ। तो बोला वेयर ऑन सो मेनी फिजिशियन टिल नाउ एम्बिशियसली वेस्टेड देयर टाइम एंड टैलेंट। ये जो बीमारी का कारण, कैंसर का कारण ढूंढेंगे, हम डायबिटीज का कारण ढूंढेंगे, ऐसा नहीं ढूंढिए मत, लेकिन जो दिख रहा है उसको इग्नोर मत करिए। फिर बोलते हैं कि ना ये काम है आपका, ना काम क्या है, nor is to attempt to give countless explanation regarding the phenomena in disease and their proximal cause। अंदर कॉज है, बायोप्सी करेंगे, कॉज देखेंगे तब दवाई देंगे। बीमारी अपने आप में दवाई है सर। ये बड़ा अटपटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन आपको जब समझ आएगा तो लगेगा कि इससे बेहतर स्टेटमेंट है ही नहीं। डिजीज इटसेल्फ रेमेडी, बीमारी अपने आप में एक दवाई है। अब उसको समझना है, वो एक डिफेंस प्रोसेस है। जैसे ही बीमारी आती है सर, आपको कारण का पता चलता है कि बीमारी के मैनिफेस्टेशन का पता चलता है, जरा बताइए आप लोग। चलिए, कोई बीमारी के मैनिफेस्टेशन से ही कारण का पता लगाते हैं कि नहीं आप? टाइफॉइड का मैनिफेस्टेशन बताता है कि टाइफॉइड है। ट्यूबरकुलोसिस का मैनिफेस्टेशन बताता है कि ट्यूबरकुलोसिस से और फलाना बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। बैक्टीरिया घुसते वक्त दिखता है क्या? वायरस घुसते वक्त दिखता है क्या आपको? क्या वो एक इन्फेक्शन प्योरली डायनेमिक नहीं है? केवल मैनिफेस्टेशन बताएगा। क्योंकि याद करिएगा, अगर आप लोग इतिहास में जाएंगे तो दवाई को प्रैक्टिस करने के 3 नियम दिए गए। 3 लॉ गिवन बाय हिप्पोक्रेट, उसको कहा गया लॉ ऑफ मेडिसिन। दवाई को प्रयोग करने के 3 नियम। सबसे पहला नियम हनीमैन साहब ने, वो हिप्पोक्रेट ने दिया, वो हनीमैन साहब पहले था। क्या बोला पहला? विस मेट्रिमेक्स, ऐसे कुछ करके मैं दिखाता हूँ, देखिए शायद मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। और वो तीनों नियम केवल हम फॉलो करते हैं। वो 3 नियम जो हिप्पोक्रेट ने सबके लिए दिया, उसको फॉलो करने वाले केवल होम्योपैथिक फिजिशियन। प्राइमा नॉन नॉरिस, टोलेकॉजम और विटिमेट्रिक्स, मैट्रिक्स ऐसे करके 3 वर्ड दिए। ये तीनों वर्ड्स मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए कहीं तो। बस 2 मिनट दीजिए, मैं सर्च करता हूँ। वो नियम केवल हम फॉलो करते हैं। सेटिस्फैक्शन है आपको, आप जाके देखिए सर, झांकिए। केवल हम होम्योपैथिक डॉक्टर ही उस नियम को फॉलो करते हैं, और कोई फॉलो नहीं करता है। जो लॉ, देखिए आपको ये तीनों नियम जब समझ आएगा तो आप खुद जान जाओगे कि आपके अलावा कोई इस तीन को फॉलो कर ही नहीं सकता। उनकी साइंस ऐसी बनी ही नहीं है सर जो इस तीनों नियम को फॉलो कर सके। ये देखिए, ये है 3 नियम। लिखा है पहला, क्या लिखा है?
प्राइमम नॉर नॉरिस। दैट मीन्स इसका मतलब होता है ये 3 नियम है दवाई प्रैक्टिस करने के, 3 लॉ ऑफ मेडिसिन। हर डॉक्टर को ये तीनों नियम अपने प्रैक्टिस में उतारना है सर, और ये तीनों नियम बिना होम्योपैथी के आप उतार ही नहीं सकते। क्या मतलब है? फर्स्टली, डू नॉट हार्म, मरीज का नुकसान नहीं होना चाहिए आपसे। दूसरा क्या बोल रहे हैं? टॉले कॉजम मीन्स ट्रीट द कॉज। एंड हाउ वी ट्रीट द कॉज? एलोपैथी कारण ढूंढ के निकालता है, हम इफेक्ट से ठीक करते हैं। और तमाम वात पित्त कफ, यही है कॉन्सेप्ट है कि भाई वात को ठीक करो, पित्त को ठीक करो, कफ को ठीक करो। हमारे यहाँ क्या है? फंडामेंटल कॉज को ठीक करो। कैसे? इफेक्ट देख के। उनका क्या है? बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी हाइपरटेंसिव, वो सीधे पैथोलॉजी पे वार करते हैं। और लास्ट बोला, अगर आप दवाई दे रहे हो, देखो लास्ट लाइन क्या बोला? विज मेडिकेट्रिक्स नेचुरी। ये तो उनके पास है ही नहीं। आपकी जो दवाई है, आप जिस भी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, वो नेचर के हीलिंग पावर पे बेस्ड होनी चाहिए। बताओ सर, कौन सा एंटीबायोटिक नेचर के हीलिंग पावर पे बेस्ड है? कौन सा एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक सर बेस्ड है? बताओ जरा आप हमें। और दावा करते हैं कि वी आर फॉलोइंग हिपोक्रेटिक ओथ। इसको और एक्सप्लेन किया, देखिए क्या बोला कि डूइंग नो हार्म एस्टैब्लिश द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप। हमारी तो दवाई भी सर, या तो हम एल्कोहल देते हैं या तो हम चीनी देते हैं, और क्या देते हैं सर? तो दोनों खुशी में लिया जाता है, मिठाई भी और वो भी, उससे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और क्यों? चलिए देखते हैं क्यों एल्कोहल और शुगर में हम दवाई देते हैं, बताइए। खाली अकेली होम्योपैथिक ऐसे मेडिसिन है सर जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करती है क्योंकि या तो शुगर जाएगा या तो एल्कोहल जाएगा, और इसी मीडियम में हम दवाई देते हैं। ये दोनों नुकसान नहीं करते, ठीक है? क्या है? व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग, देखिए ध्यान रखिएगा सर, यू आर एंटरिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अनदर। एक एक लाइन देखिएगा सर, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर आप किसी का इलाज करने जा रहे हो, सो यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्टेक्ट विथ अनदर लिविंग बीइंग। आप किसी की जिंदगी को अफेक्ट करने जा रहे हो सर, और लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। भले ही वो मरीज सर आपके लिए 1000 रुपए की फीस होगी, 2000 की दवाई का एक फैक्टर होगा, लेकिन वो पेशेंट सर किसी की माँ है, किसी का भाई है, किसी का बेटा बेटी है। आपको उस सेंसिटिविटी से मरीज का इलाज करना है। आपके लिए वो सब्जेक्ट नहीं है सर, वो फीलिंग आपको देनी है सर, देखनी, वो इमोशनल पार्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं नहीं साहब कि वेयर यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट एनी एडवांटेज ओवर देम, कोई एडवांटेज नहीं। हाँ ये ज्यादा बढ़िया, मुझे ज्यादा पैसा ले लेंगे, इसको एक तो ज्यादा सीसी दे देंगे ना, नहीं तो आप नियम के खिलाफ हो सर, आपकी चेतना गंदी है। कहते हैं डू, आपको डू एनीथिंग और से एनीथिंग और गिव एनीथिंग that could do them any harm now or in future। आपकी दवाई, आपकी बात, आपका किया गया काम इलाज के नाम पे ना उसको अभी परेशानी दे, ना उसको बाद में परेशानी दे। स्टीरॉयड का क्या इफेक्ट होता है सब बाद में? एंटी हाइपरटेंसिव रेमेडी का क्या बाद में इफेक्ट होता है सर? डायबिटिक का बाद में क्या इफेक्ट होता है सर? थायराइड की गोली के बाद में क्या इफेक्ट होता है सर? वो कहते हैं वी आर फॉलोइंग हिपोक्रेटिक ओथ। दिखाइए सर। दूसरा नियम क्या बोला गया? ये देखिए लिखा है प्राइमा नॉर नॉरिस। दूसरा कहा गया टॉले कॉजम, ट्रीट द कॉज।
हमको सर रूट देखिए, ये पिक्चर बहुत ब्यूटीफुली ये पिक्चर होम्योपैथी को दर्शा, कारण रूट पे जाना है, रूट कॉज पे। हनीमैन साहब सर 5वें एफर्ज में क्या कहते हैं कि एक्यूट डिजीज को ठीक करना है तो एक्साइटिंग कॉज, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज पे जाने का, और अगर क्रॉनिक बीमारी को ठीक करना है जो क्रॉनिक मियाजम से आता है तो फंडामेंटल कॉज पे जाने का। फंडामेंटल कॉज क्या है? उसका विल हो सकता है, मोरल हो सकता है, इंटेलेक्ट हो सकता है, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो सकता है, उसके हैबिट्स हो सकते हैं, उसका सेक्सुअल फंक्शन हो सकता है। उधर जाके आपको बदलाव देखना है, ना कि बैक्टीरिया वायरस फंगस खोजना है अंदर घुस के, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका भी पता हम मैनिफेस्टेशन से लगाते हैं। खुद नहीं बोलता आके कि आई एम टाइफॉइड का बैक्टीरिया, आई एम वायरस ऑफ दिस बीमारी, वो नहीं बोलने आता है सर, वो भी इफेक्ट के थ्रू ही आपको बताता है, तो इफेक्ट से अच्छा तरीका नहीं। एंड द लास्ट वन इज हीलिंग पावर ऑफ मेडिसिन। हमारी दवाई सर नेचर के पावर पे, हम लोग सिमिलिया सिमिलबस क्वेंटर पे काम करते हैं, हमारी दवाई तो नेचुरल लॉ पे काम करती है। तो ये तीनों नियम कौन फॉलो करता है सर, आप लोग बताओ। और फिर भी हम डिप्रेशन में रहते हैं, फिर भी हम अपने आप को सेकंड समझते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं। सर दवाई मेडिसिन मेरा पार्ट नहीं है, बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि एक एक रेमेडी का स्ट्रॉन्ग पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन सुना होगा आप लोगों ने, क्रोकस सटाइवस। तो क्रोकस सटाइवस का बेसिक काम क्या है? हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्रोकस को ऐड करना हो CCH याद रखिएगा, एक शब्द में क्रोकस, क्रोकस है, और एक सी से क्या है? कन्वर्जन है, और एक H से क्या है? हिस्टेरिकल है। तो क्रोकस कन्वर्जन हिस्टीरिया, क्रोकस कन्वर्जन हिस्टीरिया, हिस्टीरिया इज अ कन्वर्जन ऑन इमोशनल लेवल, एंड कन्वर्जन जो होता है वो पैथोलॉजिकल लेवल। तो कन्वर्जन होता क्यों? कन्वर्जन होता तब है जब आपका GABA रिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया जाता है, तो कन्वर्जन आ जाता है। गूगल करिएगा सर, क्रोकस सटाइवस का एक्शन होता है वो आपके गाबा रिसेप्टर को जाके इनहिबिट कर देता है। और ये होम्योपैथी नहीं कहती है सर, होम्योपैथी तो दिखाती है इफेक्ट, और वो इफेक्ट के पीछे की पैथोलॉजी तो पॉइजनिंग बताता है। 106 एफोरिज्म में हनीमैन साहब ने बोला कि ये जो पॉइजनिंग है, ये जो पॉइजनिंग है वही हमारा पोटेंशियल गोल्ड माइन। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं सर कि आप कैसे दिलीप सर आ जाइए घर पे, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ आ जाइए, दिखाते हैं सर, आपको दिखाते हैं, छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, बस इसलिए कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि दवाई ऐसे पढ़ना। डिजिटैलिस है सर, डिजिटॉक्सिन, कार्डियक एरिथमिया में काम करते हैं। आखिर वो कैसे हमारे हार्ट के कार्डियक एक्टिविटी को इंप्रूव करती है सर? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस साइकिल को अफेक्ट करता है डिजिटैलिस आपका, बस हमें नहीं पता है सर, उनको सब पता है। वो हमारे दवाई का इस्तेमाल भी करते हैं ऐसे ही, और हम डिप्रेशन में रहते हैं और कोई और गोली खा लेते हैं जाके। तो छोटे से एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कहीं मेरे बोर्ड पे रखा होगा, मैं कल ही ये क्लास हमारी चल रही थी, तो अगर ये कहीं है तो मैं आपको 2 मिनट लगेगा उसको खोजने में, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ काम करता है ये डिजिटैलिस, कहाँ काम करता है ये कॉकुलस इंडिकस। ये लीजिए सर, मैं आपको 2 पिक्चर दिखाता हूँ, आपको ये भी आपको ऑर्गेनन से ही समझ आएगा। जो ऑर्गेनन नहीं समझेगा ड्रग प्रूव में कैसे दवाई बनती है, क्या बनता है, कैसे लिया जाता है, क्या एक्शन है, वो कभी समझ ही नहीं पाएगा इसको। और सिम्टम पे खेलते रहिए आप, कुछ नहीं होने वाला आपसे। दिखाते हैं, देखिए छोटे से एग्जांपल ये लीजिए, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका? इस दवाई का। ये है सर आपके पास, ये क्रोकस इंडिकस है,
इंडियन बेरी, फिश बेरी इसका कॉमन नेम है। ये प्लांट है सर, और इसका मेन टॉक्स, ये कभी सोचा आपने, ऐसे भी पढ़ेंगे आप, मेन कंटेंट इसमें पिक्रोटॉक्सिन होता है सर। ये कॉकुलस इंडिकस का मेन एल्कलॉइड है, और ये जो एक्शन मटेरियल फॉर्म में इंसान पे देता है सर, वही एक्शन हम दवाई डायनेमिक दे के ले आते हैं। कितना एडवांस साइंस है आपकी। ये जो दवाई खाएंगे ना सर, इनके में जो इफेक्ट आएगा, पूरा मैथमेटिका भरा पड़ा है सर। खोल के किताब देखिए, कन्वर्जेंस, हिस्टीरिया, इस मैनिफेस्टेशन से भरा पड़ा है। अब ये काम कैसे करता है, केमिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सर, ये देखिए क्या करता है। ये लिखा है, ये हमारा सिनेप्सिस पे काम करता है, और क्या करता है, गाबा रिसेप्टर को इनहिबिट कर, ब्लॉक करता, ब्लॉकर ऑफ गाबा रिसेप्टर। गाबा का काम क्या है, आपको शांत रखना, एक्साइटमेंट में आपको शांत रखना, स्लो कर देना, सब धीमा कर देना। और अगर उसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो एक्टिव हो जाएंगे नहीं आप, हिस्टीरिया, कन्वर्जन, कोरिया नहीं होगा आपको। और यही काम सिंपल देखो लिखा नीचे साफ साफ क्या होता है। ये आपको, ये आपका पूरा का पूरा गाबा रिसेप्टर देखो लिखा है, इनहिबिट 206 स्टडी क्या बोलता है कि पिकोटॉक्सिन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ क्लोराइड चैनल थ्रू एक्टिवेटेड बाय गाबा। इसका कंसंट्रेशन क्या करता है, इन हाई कंसंट्रेशन पिकोटॉक्सिन रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द गाबा कंटेंट। आप ऐसे देख सकते हो सर, ये आपके दवाई का काम है, और ये एक एफोर्जन की अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। डिजिटॉक्सिन भी ऐसे ही काम करता है, ये हमारा काम है सर, ऐसे जाना है आपको, अपनी दवाई की अंडरस्टैंडिंग ऐसे होनी चाहिए। चलिए लेट्स गो बैक टू नॉर्मल। सो मास्टर हनीमैन, इतना उनको जो परेशान किया गया, दैट द पीक ऑफ फ्रस्ट्रेशन convinced a unique idea which laid the foundation of homeopathy. He gifted the medical world. उन्होंने एक रूल दिया, क्या, सिमिलिया सिमिलबस क्वेंटर। When Hahnemann had to leave his fatherland, उनको अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे लोग थे जो उनको कह रहे थे कि ये गलत है। वो रुक सकते थे, वो एमबीबीएस एमडी करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। क्यों छोड़ा सर, देखिएगा ध्यान से। यही बेसिक बुनियादी सवाल थे जिन्होंने हनीमैन साहब को विवश किया, जिन्होंने हनीमैन साहब के मन में उस साइंस के प्रति संदेह उत्पन्न किया, और इस सवाल का जवाब ने होम्योपैथी को जन्म दिया। पूरा का पूरा होम्योपैथी डिस्कवर हो गया, पूरी की पूरी ऑर्गेनल लिखी गई इन्हीं 3 सवाल के जवाब के लिए। और बीइंग अ डॉक्टर सर मैम, आपको भी इन सवाल का जवाब आना चाहिए, और इन सवालों का जवाब केवल ऑर्गेनल में मिलेगा। लिखा है हनीमैन साहब ने, लिखा गया है कि ही was the believer of truth, he was the lover of truth, he was bold enough to speak truth because he had a courage of conviction. He wanted to know कि होम्योपैथी की उत्पत्ति इसी सवाल के जवाब को खोजने में। He wanted to know how drug act and cure diseases. वो जानना चाहते थे कि हम दवाई, ये दवाई कैसे काम करती है और क्योर कैसे होता है। What is to be cured?
आखिर बीमारी में ठीक क्या करना होता है, और जब ठीक करना होता है तो वो कैसे हो जाता है, हाउ क्योर अकर। बाकी क्योर होता क्या है, क्योर का मतलब क्योर सिम्टम हटाना है क्या? अगर सिम्टम हटाना ही क्योर है तो बाकी के सिस्टम तो सिम्टम हटा ही रहे हैं, आखिर होम्योपैथी की क्यों जरूरत पड़ गई? होम्योपैथी में ही अगर सिम्टम हटाना होता तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ टोटली डिफरेंट साइंस। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज व्हाट? He wanted to know why disease become chronic and what are the obstacle to cure. सर ये बुनियादी सवाल, आपको ये जानना है कि कैसे एक छोटा सा एरप्शन गैंग्रीन, कैसे एक 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 छोटी सी पैथोलॉजी कैंसर में बदल गई। आखिर वो कौन से फैक्टर थे जिसने बीमारी को ट्रांसफॉर्म कर दिया? देन what are the transformation factor of the diseases? Why सोरा, लेटेंट सोरा कैसे डेवलप सोरा में आई, एंड कैसे सोरा साइकोसिस में गया, साइकोसिस सिफिलिस में गया, कैसे बीमारी बढ़ रही है, सब कुछ है अच्छा, दवाई भी दे रहे हैं, डाइट भी अच्छा ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो बीमारी क्यों बढ़ रही है? और अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है? और क्या बोला? ऑब्स्टिकल टू क्योर। पेशेंट को दवाई दे रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि भाई ये पेशेंट को दवाई देते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ये हर अपनी प्रैक्टिस में इतनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये बेसिक बुनियादी सवाल है कि बीमारी दवाई के क्योर, बीमारी में ठीक क्या करना है, क्या करना है ठीक, PQRS सिम्टम कैसे निकालोगे आप, बीमारी के ऑब्स्टेकल क्या है। तो ये जो बेसिक सवाल थे, दिस फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द मेडिसिन विद अ प्रॉब्लम टू सॉल्व हिम, यही बेसिक सवाल उनके दिमाग में चल रहे थे। एंड हिज होल लाइफ वाज डिवोटेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम एंड द नेट रिजल्ट वाज डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। इन्हीं सवालों का जवाब होम्योपैथी में छुपा हुआ है। होम्योपैथी इज अ प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ओनली ऑन ट्रुथ, बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंस है। एक एक चीज आपने प्रूव करी है, क्योंकि वो जो कॉल्ड ऑर्गेनन इन दिस बुक, हनुमान गिव आयरन रूल टू प्रैक्टिसिंग राइट होम्योपैथी। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस राइट होम्योपैथी, आपको इस किताब के थ्रू जाना पड़ेगा। देखिए सीधा सा फंडा है, द बेस ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम इज ऑर्गेनिक। इस लाइन को लिख लीजिएगा, इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई कितना भी बोले कि हम ऑर्गेनन फॉलो नहीं करते हैं, वो ना करके भी करता है। लिखा है द बेस ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम इज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड विदाउट दिस बुक होम्योपैथी इज नथिंग। कोई वजूद नहीं है इसका। क्योंकि कुछ जो लोग थे उनके कुछ कोटेशंस मैं आपको दे रहा हूं। डॉक्टर जे मजुमदार ने एक बात कही कि इफ मटेरिया मेडिका इज हॉर्स, अगर मटेरिया मेडिका घोड़ा है, ताकतवर ज्यादा क्या होता है? घोड़ा। लेकिन घोड़े को कंट्रोल में कौन रखता है? उसकी लगाम। और लगाम ही घोड़े को डायरेक्शन देता है, नहीं तो बेलगाम घोड़ा सुना है ना। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन अगर ऑर्गेनन के लगाम से नहीं चलता है तो आपका प्रिस्क्रिप्शन बेलगाम घोड़े की तरह है, मरीज को कहाँ का नुकसान करेगा आप भी नहीं जानते। और एक मिथ आप लोगों के मन में चलता होगा कि होम्योपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो जाके 276 एफोरिज्म पढ़ लीजिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 276 एफोरिज्म पढ़िएगा आप लोग,
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि होम्योपैथी का बैड इफेक्ट होता है सर, साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इतना बुरा बैड इफेक्ट होता है कि आप जिंदगी भर उबर नहीं पाओगे उससे, पूरा का पूरा जेनेटिक्स चेंज हो जाता है। तो लिखा है Materia Medica is a horse, then organon is its rein that would guide its ultimate destination। फिर हनीमैन साहब, फिर एसपीडीए ने कहा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी का इलाज अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप ऑर्गेनन नहीं फॉलो करते, जैसे सुना होगा एक बड़ी प्रचलित कहानी है कि 4 अंधे को बोलो कि हाथी को एक्सप्लेन करो, तो जो जिसको पकड़ लेगा उसके लिए हाथी वही है। जैसे उधर मैंने ताले वाला दिखाया था आप लोगों को, सबसे पहला स्लाइड, सिंपल यही है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट विदाउट द फॉलोइंग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज जस्ट लाइक एन एप्रिसिएशन ऑफ द शेप ऑफ एन एलिफेंट by touching only a portion of its body by the blind eye। ये ऑर्गेनन आपको विजन देता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो हनीमैन गिव अस द अल्ट्रा मॉडर्न साइंस which are totally based on organon of medicine। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। जब भी हम कोई मोबाइल या लैपटॉप या कोई लेटेस्ट गैजेट खरीदते हैं सर, तो उस लेटेस्ट गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप को यूज करने के लिए एक मैनुअल मिलता है। उस मैनुअल में क्या लिखा होता है? हाउ टू यूज दैट गैजेट बेस्ट। तो वैसे ही होम्योपैथी क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न साइंस है। सिमिलरली होम्योपैथी गिवन बाय मास्टर हनीमैन इज द लेटेस्ट मेडिकल साइंस आफ्टर एलोपैथी। आप बताइए, एलोपैथी के अलावा अभी होम्योपैथी के बाद कोई मेडिकल साइंस आई? तो वी आर द लेटेस्ट मेडिकल साइंस, और लेटेस्ट है तो उसको समझने के लिए गजेट चाहिए। आप लोगों को यहीं पे एक बात बता देते हैं सर, ऑर्गेनन और होम्योपैथी समझने के लिए आपको एमबीबीएस एमडी लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो। आसान नहीं है ऐसा समझना है। जब आप एमबीबीएस एमडी लेवल की अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी प्रैक्टिस ले आओगे, तब जाके कहीं होम्योपैथी समझ आती। क्योंकि लिखा कौन था? कौन लिखा था? 12वीं पास सीपीएमटी पास आदमी लिखा था उसको। किसने डिस्कवर करी होम्योपैथी? उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी? उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक एक सिम्टम लिखा गया है। लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कॉम्बिनेंट मोडालिटी, ये सब समझने के लिए आपको पैथोलॉजी आनी चाहिए। आपको एमबीबीएस एमडी का लेवल आपका होना चाहिए। पैथोलॉजी प्रैक्टिस आपको अपनी साइंस पे उतनी समझ होनी चाहिए, तब जाके आप होम्योपैथी समझोगे। यहाँ 12वीं पास के बाद दे दिया जाता है, और पढ़ाई भी आपको पता है कितनी अच्छी होती है, और कहते हैं होम्योपैथी से काम नहीं होता। वाई? बिकॉज आप होम्योपैथी को उस विजन से नहीं देख रहे। तो लिखा है अंडरस्टैंडिंग होम्योपैथी बेस्ट। अगर आप होम्योपैथी की अंडरस्टैंडिंग बेस्ट तरीके से जाना चाहते हो, तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है वही आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग देगी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस बुक वी कैन नॉट और सेल्डम प्रैक्टिसिंग दिस साइंस रैशनली। सो हनीमैन साहब, ये हम लोगों का मिसफॉर्च्यून है सर, ये हमारा दुर्भाग्य है सर, कि अब तक 200 साल हो गए, टिल नाउ 200 years of discovery of homeopathy, organ of medicine was not understood properly by the most of the homeopathy, and we do daily mistake in our clinical practice। हर दिन गलती होती है सर हमसे। अगर ऑर्गन समझ जाएंगे, गलती होना बंद हो जाएगा। गलती होगी लेकिन कम गलती होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड। एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं एफोरिज्म 1 के साथ। देखिए, ये 2 कॉन्सेप्ट है सर। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट डिजीज क्या है? मैन इन डिजीज, हमारा होलिस्टिक अप्रोच है सर। और उनका क्या है? उनका डिजीज इन मैन का अप्रोच है।
ठीक, हमारा अप्रोच होलिस्टिक है और उनका अप्रोच क्या है, डिजीज इन ये होम्योपैथिक एलोपैथिक अप्रोच है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक चीज दिमाग में ध्यान रख लीजिएगा कि द नेम ऑफ डिजीज क्रिएटिंग ब्लॉक इन योर माइंड, किसी बीमारी का नाम से आपका दिमाग बंद हो जाता है, ठीक है। सो अ होम्योपैथिक फिजिशियन, अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर और आपका किसी बीमारी का नाम सुनकर लगता है बाप रे तो ठीक ही नहीं कर पाएंगे, दैट ही इज नॉट ट्रीटिंग मैन इन डिजीज और सिक इन डिजीज, he is not doing right होम्योपैथी। हम सर इंसान को देखते हैं, हम उसके मैनिफेस्टेशन को देखते हैं, हमें बीमारी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक केस का जिक्र मैंने किया, केस ऑफ अनुभव श्रीवास्तव एंड नीतीश, एक केस है। उस केस में पैथोलॉजी इतनी बड़ी है जिसका नाम आप सुन लोगे, इतनी बड़ी पैथोलॉजी है जिसको आप समझ ही नहीं पाओ, मतलब सांस फूल जाएगा एक बार में पढ़ने में। और 2 रूब्रिक से केस ठीक हो गए, केवल 2 रूब्रिक, क्योंकि वहां पे हमें उस केस को ठीक ही नहीं करना था, हमें उसके मैनिफेस्टेशन को ठीक करना था बस। तो उस केस पे आएंगे। यहाँ पे एक कंपैरिजन करते हैं थोड़ा, बस आपको समझाने के लिए कि एक मिनट रुकिए, बस एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं आपको बस समझाने के लिए कि अगर हमने देखिए एक ग्रुप लेके चलते हैं, हम लोग अपनी साइंस समझते नहीं है, हम देखा देखी करते हैं, एलोपैथी वाले कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, वो जैसा कर रहे हैं हम भी करेंगे, वो बीमारी पे दवाई दे रहे हैं हम भी बीमारी, वो भी दे रहे हैं कॉम्बिनेशन हम भी देंगे कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं होता। 2 ग्रुप को कंपैरिजन करिए, लेट्स इफ देयर इज 2 ग्रुप ऑफ सोल्जर फाइटिंग फॉर सेम एनिमी, 2 ग्रुप है सैनिकों का और दोनों ग्रुप जो है वो एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं। फर्क क्या है कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर आर वेरी मच ट्रेन्ड विद देयर वेपन शॉट, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर को तलवार दे दिया गया है और उसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है कि हाउ टू यूज दैट शॉट वंडरफुली, खूब ट्रेनिंग दी गई है, दिन रात उसको ट्रेनिंग दिया गया है। और दूसरा क्या है, और सेकंड ग्रुप ऑफ सोल्जर हैविंग AK-47 for fighting for the same enemy, but these group of soldiers do not know how to use this most advanced weapon during fighting for the enemy, उनको पता नहीं है। और वो उस AK-47 को सामने वाले को देख रहे हैं कि वो तलवार बहुत अच्छा चला रहा है, अब उस AK-47 को तलवार की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि देख रहा है भाई साहब तलवार वैसा चलता है, मस्ती कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे, तलवारबाजी करेंगे AK-47 लेके। ये देखिए सिचुएशन ऐसी है सर, ये इधर होम्योपैथिक डॉक्टर है, इधर होम्योपैथिक डॉक्टर है सर, इधर एलोपैथी है। मान के चलिए इनके पास तलवार है, इनको बहुत अच्छे से चलाना आता है, हमारे पास AK-47 है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है सर, इन्फ्लुएंस बाय द ट्विन्स एंड विम्स ऑफ एलोपैथी, अ होम्योपैथिक physician use his AK-47 like a shot। और ये वाला, अब आप बताओ सर कौन जीतेगा, AK-47 वाले को वो अपने बंदूक को तलवार की तरह यूज कर रहा है, आपको लगता कभी जीतेगा? उसको पता चल जाए कैसे यूज करना है तो आपको लगता है कभी हारेगा? लेकिन पता कैसे चलेगा सर, AK-47 को चलाने की जो ट्रेनिंग थी
वो जो किताब जिसने ऑर्गेनन को दिया, समझाया कि भाई होम्योपैथिक दवाई को चलाना कैसे है, सीख लो इसमें, उसकी ट्रेनिंग है नहीं लिए हम। कहीं 2 दिन का प्रोग्राम करके आया, पता चला हाँ ये वाली दवाई से ये वाली बीमारी ठीक होती है, बेचारा लगा हुआ है। द रिजल्ट इज दिस सर, देखिए सिंपल थिंग, व्हाट डिफीट सर, एंड डिफीट नॉट इन वन डायरेक्शन सर। हमारे पास कुछ नहीं होता है सर, ना सम्मान होता है ना पैसा होता है, खाली हम नकल करते हैं सर एक दूसरे। Why defeat sir? Because the reason is this: we are not doing our homeopathic practice according to the manual book organ of medicine. We do not know how to use our AK-47. That means ये जो homeopathic medicine है, AK-47 का मतलब homeopathic medicine according to clearly defined principle as per organ of medicine. जे मजुमदार के वर्ड्स को यहाँ फिर से फिट करते हैं कि मटेरियल अमेरिका AK-47 is a horse, then organ it is rain that would guide its ultimate destination, and only the knowledge of organ can help sir, only the knowledge of organ how to use our homeopathic medicine. और वो कैसे है सर, आपको पता है सर, ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, हर दिन हम पढ़ते हैं, बट इसका एक नया डायमेंशन सीखने को मिलेगा आपको। और दैट मीन्स सिंपल, द होल होम्योपैथिक सिस्टम डिपेंड अपॉन दीज फंडामेंटल पॉइंट्स। इफ वी डिड नॉट अंडरस्टैंड दीज पॉइंट प्रॉपरली with respect of homeopathicity, we fail to give proper result, and a smart homeopathic treatment and start homeopathic treatment as per homeopathy 52, जैसा अनिमेश साहब ने बोला कि अगर आप होम्योपैथी एलोपैथी मिक्स करते हो, कॉन्सेप्ट मिक्स करते हो, देन यू आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी। सो यहाँ से ये आपका बेसिक पार्ट खत्म होता है। यहाँ से आता है ऑपरेशन ऑफ क्योर, हम कैसे होम्योपैथिक में क्योर करें, प्रैक्टिकल पार्ट क्या है। आई होप बहुत है इतना, फिर कभी हम लोग प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। आज बेसिक समझते हैं। डॉक्टर नुपुर, सफिशिएंट है आज के लिए, हम तो रात भर बोलेंगे। जी जी सर। पार्ट विल डिस्कस, फिर कभी आप लोग जब रखेंगे तो दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। बस दूसरे पार्ट पे एक छोटा सा एग्जांपल, आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा, और आपको एक ऑर्गेनन से ना, उसको ऑर्गेनन से समझ के दवाई देके दिखाते हैं। तो देखिए एक छोटा वीडियो क्लिप दिखाते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आई, चलेगा, शुभम देखिएगा आपका क्या क्या उन लोगों को। अब आप खुद इसमें से आपको एक एफोरिज्म दिखाएंगे, उस एफोरिज्म में इसके बारे में लिखा है, वहां दवाई भी लिखी है, उसमें से एक दवाई देंगे और वही आधे घंटे में आराम, आधे घंटे, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, और खिलाया भी नहीं है, सुंघाया है। देखिए ये केस है, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे ऑर्गेनल हमें हर केस में देता है। एक छोटा सा केस है, आप इसको सुनिए। दवाई इधर छुपी हुई है, क्या क्या बताइए तो सही करेंगे हम आपको। और यहाँ पे तो क्या है,
सर वॉइस ऑडिबल नहीं है वीडियो की, जी वॉइस ऑडिबल नहीं है वीडियो की। अच्छा, वॉइस ऑडिबल नहीं है, 1 मिनट रुकिए। सर पे दवाई लगा। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हेलो, सर अब जी आवाज आ सर। रही है? बोलिएगा। एक केस में ब्रीफ कर देता हूँ। इसको एडमिशन कराया गया, इसको प्रेगनेंसी हुई, चूंकि छोटा बच्चा है तो इन्होंने प्रेगनेंसी एबॉर्शन की दवाई खा ली। अस्पताल में गए, वहां पे जैसे बोला ना सर, इन लोगों ने अस्पताल में इसको एडमिशन ले लिया बिना मतलब का कि अभी पार्ट फंसा है, डीएनसी करना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन, नींद की गोली दे देना, नींद में रखना, फर्जी का एडमिशन कर लेना। ये जब कुछ बोलती थी तो इस पे बल प्रयोग करना, तो ये एकदम डर गई अस्पताल में। उसके पास वो उसका हस्बैंड लांबा लिखवा लाया कि हमको छोड़ दो। हमने कहा अगले दिन क्लिनिक लेके आना। वो लेके आया और वो अपने पे जो बीती है वो बता रही। आप सुनिए उसकी बात के बाद। कुछ नहीं करेगा। क्या क्या किया वहाँ पे? अरे बताइए तो सही करेंगे हम आपको। बताओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो सामने क्या क्या किया वहाँ? मारा कहाँ मारा? यहाँ पे मुक्का मारा था। मुक्का मारा था? और क्या किया? यहाँ सुई भोंक दी थी। बहुत बड़ी बड़ी। और क्या सुई किया? उसमें लगी नहीं थी, ऐसे ही भोंकी थी। ऐसे ही भोग दिया। और क्या किया? दिखाइए कहाँ भोगा। सब रो रो के एक्सप्लेन कर रही है। इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिएगा। दवाई वहीं छुपी हुई। छह कस के सुई मार दिए यहाँ पे। और क्या किया उन लोगों ने? चुटकी काटी थी और वो कह रहे थे चुप रहो, नहीं नाक में नक्की डाल दो। किस अस्पताल में? जहाँ अभी से जहाँ डिस्चार्ज किया लांबा लिख पाया वहाँ से। तो फिर अब आपको क्या लगता है? अभी क्या लगा था? अभी आप लोग, हम लोग भी आपको मारने जा रहे हैं? यहाँ क्यों मारेंगे आपको? हम अभी आपके सर पे दवाई लगाएंगे, आपको दवाई खिलाएंगे, ठीक है? और आपको तुरंत उसके बाद हम आपको आधा घंटा बिठाएंगे यहाँ पे, ठीक है? आधे घंटे के बाद आपको खुद अच्छा लगेगा, आप खुद बताओगे कि आप कितने अच्छे हो गए, ठीक है? वो डर, वो वहम मन से हट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ना सुई लगेगी, ना इंजेक्शन लगेगा, ना आपके साथ बल प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिएगा, इसको इसका एक पिक्चर आपको दिखाते, इसका चेहरा आपको दिखा। इसे हम लोगों ने दवाई दी और दवाई के तुरंत बाद, और दवाई भी कैसे दी? ऑल्फेक्शन से दिया। और दवाई किस फेज में दिया आपको एक बार एक और इसका एक क्लिप दिखा देते हैं। आप इसका चेहरा देखिए बस, और ये इसके फेशियल एक्सप्रेशन देखिएगा। वहीं से दवाई निकल के आ जाएगी। एफोरिज्म भी बताएंगे, उस एफोरिज्म से अप्रोच कैसे किया ये भी बताएंगे, और उसी एफोरिज्म में दवाई लिखा हुआ ये भी बताएंगे, और दवाई देना कैसा है वो भी बताएंगे। फटाक मरीज ठीक। प्रैक्टिकल एक एक पार्ट है। ऐसे हर बीमारी के अपने अलग अलग एपिसोड्स हैं। हर बीमारी को ठीक करने का एकदम क्लियर क्रिस्टल मैथमेटिकल तरीका दिया गया ऑर्गेनल में। आप इसके फेस को देखना, नहीं करेंगे। देखो रोए जा रही है। क्या क्या किया उन लोगों ने? कैसे डरा, देख रहे हैं? कोई मशीन लगाई थी सर, सर भी मशीन भी लगाया। जबरदस्ती पेशाब की थैली डाली थी। जबरदस्ती डाला था। तो सब कुछ आपके साथ, आपका मन नहीं था ऐसा करने का, और जबरदस्ती। धीरे धीरे चले जाएंगे, हाँ, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लगाया। एकदम अब अंदर से क्या लग रहा है? इनको पहचानती नहीं है, भूल जाती हैं। किसी को नहीं पहचानते थे। ये और तो क्या जूनियर किया? बैठे हमारे, ये देखिए पहचानते नहीं है। ठीक हो जाइएगा, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि चींटी दिख रही है। और जो मारे थे इसको मारा पीटा, वहां पे हमने दवाई दी
ये देखिए, देखिए जो सैनिमन ने बोला, सैनिमन साहब ने सुनाया बोला गया है भाई। olfaction। सुनिएगा, तो हम लोग इनको ऑल्फैक्शन दे रहे हैं। ये जो हमारा नॉर्मल रूप होता है उससे ज्यादा अच्छे से काम करता है ऑल्फैक्शन। और ये भी बोला नहीं साहब, खींचे कस के, ऐसे केस में ऑल्फैक्शन दीजिए। हाथ में रखे रहिए। आधा घंटा हुआ, एक पहले बिफोर आफ्टर दिखा लें, फिर अप्रोच हम आपको बता देंगे। ये दवाई के बाद उसका स्माइलिंग फेस है, देख लीजिए, वही है, चेहरा चमक गया इसका। अब इसके वीडियो पे आते हैं। ये उसी दिन का वीडियो ये है, उसी दिन का वीडियो ये है। यहाँ पे कुछ नहीं, ये देखिए, दवाई दिया, उसको नींद आ गई, 10 दिन से सोई नहीं थी, अब उठ रही है नींद से। गहरी सांस लीजिए, सीधा बैठिए एकदम। कैसा महसूस कर रही है? ठीक लग रहा है? क्या लग रहा है? कैसा लग रहा है? पहले जब आई थी उस वक्त जो मन दिमाग में था और अभी हमने दवाई दी उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ बताइए। सही हल्का लग रहा है, और सर हल्का लग रहा है, और नींद आ रही है ना? कितने दिन से नींद नहीं आ रही थी आपको? दिमाग में उलझ उलझ चीजें कितने दिन से चल रही थी? अभी मन शांत है? पहचान पा रही हैं? कौन है ये? अपने हस्बैंड को पहचाना भूल पति गई हैं? इससे पहले क्या कहते थे भैया आपको? कौन हो तुम? पक्का ना पहचान लेना, यही है ना? डर और कुछ ऐसे मन में कुछ ऐसा लग रहा है आप? अभी देखिए चल के आ रही है आराम से, मस्त। ये ना जी, क्या लग रहा है? सही लग रहा चक्कर वक्कर आ रहा है? है। नहीं। गिर उड़ रही है? तो तेजी में जाइए, तेजी में आइए एकदम। कैटवॉक बदतमीजी करेंगे, हार्ड बिहेवियर करेंगे, एकदम डरी सहमी हुई थी, देखिए चेहरा में अभी- परिवर्तन हो गया। सब खुल गया। तो दिस इज द रूब्रिक। ये देखिए रूब्रिक क्या लिया, डिलीरियम फ्राइटफुल, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, वैक्सेशन, फ्राइट, शॉक विथ, डर के साथ गुस्सा था उसने बोला कि सांप अगल बगल है हमारे। एक दवाई निकल के आई, स्टामोनियम, रूब्रिक था, दिया गया था डिलीरियम फ्राइटफुल, ऑल्फैक्शन। लेकिन ये एलिमेंट फ्रॉम अप्रोच एंगर, आया वैक्सेशन, फ्राइट, शॉक विथ एंड इल्यूजन एलिमेंट्स एंड स्नेक्स। मतलब आपको अंधेरे में इधर उधर हर जगह आपको केवल डर लगता था, दहशत लगता था, राइट? और अभी डर दहशत डिस्पोजिशन कंफर्म कर रहे हैं हम। नहीं लग रहा है। सो रेमेडी इज स्टामोनियम टनल। अभी कितने दिन हुआ आपको दवाई दिए हुए हम लोगों को? लगभग 10-15 मिनट। दवाई के बाद नींद आ गई आपको? अभी भी नींद लग रही है आपको? आप आज सोइए, कल सुबह से बिल्कुल फिट हो जाएंगे। खुद वीडियो बना के भेजिएगा हमें कि कितना अच्छा लगा, सारे भूत भाग जाएंगे आपके, ठीक है? आप उसके बाद हमारे पास ये कल आई सर, आपको दिखाते हैं, ये कल शाम का फॉलोअप दिखाते हैं आपको। देखिए आइए देखिए, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। वही है, पहचान रहे हैं आप लोग? ये पहचान दोनों पा रहे हैं? कलाकार कहाँ गए हमारे? शिवम और शैलेश, इधर खड़े हो जाओ। तुमको दर्द तो नहीं है तुम्हारे खड़े होने से? वो वहीं खड़े हो जाओ, पता है तुम मारने आ रहे थे। ये लोग उसको मारने आ रहे हैं। शैलेश कहाँ तो गया? बोल रहा वो है। कहाँ गया? देखिए ये भी है जो आपको मारने वाला। देख रहे हैं सर, सिंपल। आप अब इसका अप्रोच क्या है, ऑर्गेनन से इसका अप्रोच कैसे निकालोगे, कैसे जाओगे, इस तरह की बीमारी को ठीक करने का तरीका क्या है? तो आप कुछ सिंपल सा एक छोटा सा एफोरिज्म दिखाते हैं, जिस एफोरिज्म के हिसाब से इसको ठीक किया गया था, और उसमें साफ साफ हनीमैन साहब ने लिखा है कि आपको दवाई भी क्या देना है, किस बेस पे देना है और कैसे देना है। देखो एफोरिज्म नंबर 221 में जब जाओगे आप, देखो ये देखो, क्लियर क्लियर एलिमेंट का इंडिकेशन है। एफोरिज्म 221, दवाई भी लिख दिया वहां पे, कहा इफ हाउएवर इंसैनिटी और मेनिया, ये केस किसका है? मेनिया, कॉज बाय फ्राइट, डर का कारण था
vexation and abuse of spiritual liquor, we have suddenly broken out as an acute disease in a patient of ordinary calm, although it almost arises from internal sora. ये जो पेशेंट शांत था एकदम दहशत में आ गया. Like a flame bursting falls from it. At when it occur in secure manner, should not immediately treated with antisocial. यहाँ लंबा उम्बा केस नहीं चलेगा. But लेकिन आपको क्या करना है? In the first place, with remedy indicated for it. आपको वही दवाई देनी है जो उस फेज के लिए इंडिकेटेड हो और वो प्रूव्ड हो. और कौन कौन सी दवाइयां मोस्टली इस फेज में काम आती है लिख भी दिया. एकोनाइट, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, हायासामस, मरकरी. और कैसे देना है? इन हाईली पोटेंटाइज माइन्यूट होम्योपैथिक डोजेस in order to substitute so far that सेला सेल रिटर्न. वापस से वो सूरा बैक आ गया और बाद में उसको एंटीसोरिक देना पड़ा. तो ये अप्रोच है आपका. एक ही एफोरिज्म में केस भी दिख गया, दवाई भी दिख गई, एलिमेंट भी दिख गया, केस टेकिंग भी हो गया. ये प्रैक्टिकल अप्रोच. ऐसे तमाम डिजीज के लिए अलग अलग एफोरिज्म पे इंडिकेशन दिए हुए, आप वहां से जाके कर सकते. ठीक है जी. सो बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू नुपुर जी. थैंक यू सो सर. मच मैम सर. अब आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो. आई एम रेडी फॉर दैट. आगे फिर और बात करेंगे, जब कभी मौका मिलेगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. कोई सवाल आपके पास है तो आप पूछ सकते हो. आई एम रेडी. बाकी आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो, कैसा रहा क्लास, कैसा नहीं रहा, आप बता भी सकते हो. थैंक यू समझ सर. आया, मजा आया? बीएचएमएस की याद आ गई, ऑर्गन की क्लासेस और सब चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइव हो गई हैं. सो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग. आई एम रेडी टू गिव आंसर. queries from listener? Pattern sir, any query? सर म्यूट है आप. आप अनम्यूट करो मैम उनको. सर आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को वहां से माइक पे जाके. यस सर. थैंक यू डॉक्टर गौरी शंकर. बहुत अच्छा लगा सर. और एक्चुअली मैंने तो ये सोच लिया है कि जैसे हम पूजा करते हैं, हमें कम से कम एक एफोरिज्म ऑर्गेनन का बहुत जरूरी पढ़ना चाहिए. और वाकई बिना ऑर्गेनन के वाकई कुछ नहीं है. अभी पीछे भी हमने एक लेक्चर लिया था ऑर्गेनन पर ही, तब भी मेरा यही मैंने बोला था कि एक्चुअली क्या है कि बड़ी एक रूखी सब्जेक्ट हमको लगता था ये जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ते थे. लेकिन अब जो प्रैक्टिस में आने के बाद करीब 30-35 साल से प्रैक्टिस में हम हैं, अब हमको वाकई जरूरत पड़ती है कि बिना ऑर्गेनन के होम्योपैथी कम है हमारे लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी. बिकॉज पेशेंट तो हमारे ऊपर डिपेंड है. तो इसलिए हमको पूरा नॉलेज लेकर के, ज्ञान गुण सागर वाली बात यह है कि ज्ञान के साथ में गुण हमको अपना करके, हमें पैसे का लालच न करके पेशेंट को हमको ठीक करना है. पैसे की तो लाइन लग जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरी शंकर. बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि अगला एपिसोड और आपके द्वारा हम सुने. बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. प्रेसिडेंट मैम. थैंक यू डॉक्टर निपुर एंड थैंक यू डॉक्टर गौरी शंकर सर. और बहुत ही अच्छा लगा. ऑर्गेनॉन हमेशा से ही मतलब फ्रेशर्स के लिए, बेसिकली बीएचएम स्टूडेंट्स के लिए बहुत नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहता है, बट इट इज़ द बेस ऑफ होम्योपैथी. तो एक बहुत ही रिक्वायर्ड आज का लेक्चर रहा और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने ऑर्गेनॉन की इम्पोर्टेंस हम सभी को समझाई है, जो कि बहुत बहुत एनलाइटनिंग और इंसाइटफुल सेशन रहा है आपका. और हम चाहेंगे कि आप हमें दोबारा भी ज्वाइन करें फॉर द प्रैक्टिकल implementation of this organon in our practice. So thank you so much for such an insightful 5% रह गई है. over to you. ठीक है मैम. तो थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. सर्टिफिकेट मैम प्लीज शेयर.
साक्षी मैम। नहीं आएगी। साक्षी मैम। सर, दीपक सर। सॉरी, एक मिनट। कर दिया बेटा मैंने। Congratulations, sir. Congratulations from the team of DHMA and हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमें ज्वाइन करें and sincere thanks to from the entire team of DHMA, sir. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू Great, सर। ma'am. Thank you. बाकी डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9711423617 या DHMA की वेबसाइट पर जा सकते हैं dhma.in या मेल कर सकते हैं dhmadelhi@gmail.com। और अपनी जनरल है वो दीपक सर बताएंगे। सर, ओवर टू यू। हेलो जी डॉक्टर नुपुर, क्या बताया आपने? सर, होम्योपैथिक हैनुमैनियन संदेश। ओके, थैंक यू डॉक्टर गौरी शंकर। वैसे तो परफेक्ट लेक्चर है यार, और बढ़िया लगा। सॉरी मैं थोड़ा रास्ते में था, तो अभी अभी घर पहुंचा हूं। तो मैंने पूरा लेक्चर सुना है, और ये भी एक बहुत बढ़िया सेंस है कि ऑर्गेनाइज को एक प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेशन किया जाए। और सबसे मेन बात है कि सबसे पहले उनको एक डॉक्टर बनना चाहिए, उसके बाद ऑर्गेनाइज की ज्ञान होना चाहिए। हमारी तरफ से पहले हम लोग होमपैथ बन जाते हैं और डॉक्टर बनने की कोशिश बाद में करते हैं। तो जैसे डॉक्टर हैनीमैन सर पहले एक डॉक्टर थे जिन्होंने पूरी मेडिकल फील्ड की स्टडी करी, उन्होंने ह्यूमन बॉडी को समझा पूरी तरीके से, और उसके बाद ऑर्गन को उन्होंने इम्प्लीकेशन की। तो ऐसा ही हमें हमारे लिए भी करना चाहिए। तो इसी कड़ी में जो अभी डॉक्टर नुपुर ने बोला है कि हमारा एक द हैनीमैनियन होम्योपैथी संदेश रिलीज होता है, जो जो एक बाइन एनुअली पब्लिकेशन है, और ये पीयर रिव्यूड जर्नल हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जो चीफ एडिटर हैं वो डॉक्टर श्वेता सिंह हैं, और इन्हीं के अंडर में सारा काम हो रहा है। तो अगर किसी को कोई अपना, डॉक्टर गौरी शंकर, आपको भी अगर कोई अपना आर्टिकल भेजना है तो प्लीज इसके लिए भेज दीजिए। अगर इसकी जो लास्ट डेट है 15 सितंबर है, नवंबर में ये इशू अब रिलीज होगा, और नवंबर और अप्रैल हमने 2 मंथ रखे हुए हैं, हम इसको रिलीज करते हैं। जिन लोगों को इसकी कोई प्रीवियस कॉपी चाहिए तो उसके जो प्राइजेस हैं वो 450 और 750 हैं। तो आप वेबसाइट पे जाकर के भी एनरोल कर सकते हैं। आप अपने जो आर्टिकल हैं वो वेबसाइट पे जाकर के ही सबमिट कर सकते हैं। संदेश के लिए आपको जो ईमेल से भेजे हुए आर्टिकल हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। तो वेबसाइट पे जाइए, संदेश के ऑप्शन में आप वहीं से अपलोड करिए, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नुपुर, थैंक यू सो मच। वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम प्रेसिडेंट मैम। Thank you, Dr. Nupur, and I would like to thank our honorable speaker for such an wonderful session. I want to thank my executive team for their continuous support and selfless services with which we are able to continue these webinars towards the homeopathic world. And for the keen learners of homeopathy, I believe that today's session is up to your expectations, and I would like to thank our viewers and followers for joining us today. Thank you so much all. Good night. थैंक यू मैम। Good night. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर। सर, मीटिंग एंड